महान सरमोनियम परेड पर 18 राष्ट्रपति अंगरक्षक हाजिर। जैन साहब। दोस्तों, अक्सर आप टेलीविजन पे जब भी देखते हैं 26 जनवरी की परेड या राष्ट्रपति भवन में कोई वीवीआईपी आता है, कोई हेड ऑफ स्टेट आता है एंड ऑनरेबल राष्ट्रपति से, ऑनरेबल प्रेसिडेंट से उनकी मीटिंग होती है, तो बैकग्राउंड में आप देखते हैं बड़े स्मार्टली अटायर्ड घोड़े पे राष्ट्रपति के अंगरक्षक। आज मैं हूं द प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के पास। ये जो आप टेलीविजन पे देखते हैं दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, सदियों पुराना इकोसिस्टम है जो कि बड़ा सॉलिड है, जो कि बड़ा रोबस्ट है, और इसके पीछे रेजिमेंटल स्पिरिट भी है, इसके पीछे इज्जत, वफादारी, दस्तूर कई सौ सालों का। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के बारे में ज्यादा जानने के लिए मेरे साथ हैं कमांडेंट प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के कर्नल अमित बेरवाल। कर्नल बेरवाल, वेरी वार्म वेलकम टू अवर शो, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, एंड थैंक यू फॉर वेलकमिंग अस इनटू योर यूनिट। मुझे गौरव आ रहे, वेलकम टू द प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड, राष्ट्रपति अंगरक्षक रेजिमेंट में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थोड़ा सा इतिहास के बारे में बताइए कि क्या इतिहास है प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड का। हम लोगों ने सिर्फ टेलीविजन पे देखा है, ये पहली बार मैं भी देख रहा हूँ यहाँ पे आके, हमने और पूरे भारत में, पूरी दुनिया में टेलीविजन पे देखा है, लेकिन इसका इतिहास क्या है? देखिए, राष्ट्रपति अंगरक्षक नाम से हमारा जो काम है वो जाहिर है। हम आदरणीय राष्ट्रपति की हाउस होल्ड कैवलरी, आत्म सैन्य बल है, और प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड अपना ओरिजिन ट्रेस करता है 1773 बनारस में, जब उस वक्त राजा बनारस ने 50 घोड़े और 50 सवार वॉरेन हेस्टिंग्स को दिए एक रसाला खड़ा करने के लिए, जिसका मेन काम था वॉरेन हेस्टिंग्स की प्रोटेक्शन और साथ में सेरेमोनियल ड्यूटीज़। और आज भी इस हाउस होल्ड कैवलरी रेजिमेंट का मेन काम ऑपरेशंस और पीस टाइम में आदरणीय राष्ट्रपति जी, ऑनरेबल प्रेसिडेंट के साथ प्रोटोकॉल में सेरेमोनियल बॉडीगार्ड। ये तो आपने बताया इतिहास के बारे में, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि आप लोग बिल्कुल अलग हैं, एक आपकी यूनिकनेस है दुनिया में, और आप जैसा कोई नहीं। प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड्स अलग अलग होते हैं दुनिया में, लेकिन यू हैव 3 सेपरेट क्वालिफिकेशंस व्हिच नोबडी हैज, और किसी के पास ये 3 चीजें हैं ही नहीं, एक के बाद एक के बाद एक। इसके बारे में जरा आप हमें बताइए। देखिए, शुरुआती दौर से बाय ओरिजिन द प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड एक कैवलरी रेजिमेंट है, यानी हम घुड़सवार सेना है। द्वितीय विश्व युद्ध में सन 1942 में रेजिमेंट को आर्मर्ड कार्स यानी टैंक से लैस किया गया, और 1944 में रेजिमेंट को पाथफाइंडर्स पैराट्रूपर्स ट्रेन किया गया इन्वेजन ऑफ बर्मा के लिए। तब से आज तक प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड दुनिया की एकमात्र एयरबोर्न कैवलरी रेजिमेंट है। जो जवान जेसी और ऑफिसर रेजिमेंट में इन सर्विस हैं, वो सब के सब माहिर घुड़सवार हैं, सब माहिर टैंकमैन हैं और पैराट्रूपर्स हैं। इस फॉर्मेट के ऊपर पूरे दुनिया के अंदर कोई सैन्य टुकड़ी नहीं है, और हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के जो अंगरक्षक हैं वो हवा में कदम रखते हैं और ज़मीन पे हवा से बातें करते हैं। तो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड इज स्पेशल। ये भी सुनने में आया है कि आप लोग हाई ऑल्टीट्यूड में भी अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, और सियाचिन ग्लेशियर में मैंने सुना है कि मोर देन 3 डेकेड्स कॉन्टिन्यूसली, मैंने तो और किसी यूनिट के ऐसे नाम नहीं सुना कि जो लगातार एक सिंगल यूनिट के चेंज होते हैं लोग, लेकिन कॉन्टिन्यूसली ओवर 3 डेकेड्स यू हैव बीन इन सियाचिन ग्लेशियर एट अ पोस्ट इन ऑपरेशंस। इसके बारे में ज़रा बताइए। देखिए, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड एक एलीट फाइटिंग रेजिमेंट है, और हमें इज़्ज़त मिली है सीनियरमोस्ट कैवलरी रेजिमेंट होने के नाते और सीनियरमोस्ट रेजिमेंट होने के नाते भारतीय सेना में आदरणीय राष्ट्रपति जी के अंगरक्षक रेजिमेंट होने का। साथ के साथ हमारा ऑपरेशनल काम और तैयारी जो है
जारी रहती है। और इसी में रेजिमेंट को ऑपरेशनली रेडी रखने के लिए अलग अलग जगहों पर जो है जवानों को ट्रेनिंग और एक्सपोजर दिया जाता है। इसी के संदर्भ में जो है पिछले तकरीबन 32 साल से प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड का एक डिटैचमेंट सियाचिन में इन सर्विस है, और साथ ही और भी दुर्गम इलाकों में, हाई ऑल्टीट्यूड, सुपर हाई ऑल्टीट्यूड इलाकों में, जो कि ईस्ट लद्दाख और सिक्किम के इलाके शामिल हैं, जिनमें वहाँ भी प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की छोटी छोटी टुकड़ियाँ जो हैं तैनात रहती हैं। एंड ऑल ऑफ योर पैराट्रूपर्स? हाँ जी, बॉडीगार्ड होने के लिए जो है विंग्स जरूरी, सभी पैराट्रूपर। तो ये सारे के सारे दे जंप फ्रॉम प्लेन्स एंड दे अर्न देयर विंग्स एंड सो यू स्पोकन अबाउट आर्मर्ड व्हीकल्स, यू स्पोकन अबाउट हॉर्सेस, यू स्पोकन अबाउट jumping from aircraft and earning those wings etc. So horses, armored vehicles and paratroopers. But एक और चीज, कितना चेजिंग एक्सीलेंस जो हम कहते हैं, जीरो एरर, क्योंकि जब आप होते हैं तो कई बार हमने देखा या तो वहां पे कोई हेड ऑफ स्टेट हैं या ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं, योर प्रेजेंस और द प्रेजेंस ऑफ योर यूनिट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज टेलीवाइज्ड। इट्स इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के सामने है, सब लोग देख रहे हैं, हेड ऑफ स्टेट विजिट कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी वहां पे हैं, राष्ट्रपति जी वहां पे हैं, सब लोग हैं ये। और वहां पे जाहिर सी बात है, व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट दैट प्लेटफॉर्म, वहां पे गलती माफी का स्कोप है नहीं बिल्कुल। आप लोग कैसे तैयार करते हैं अपने सवार को? ये सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से? मैंने सुना है हाइट का भी सिलेक्शन होता है और घंटों घंटों एक पोजीशन में रहना, ये सारे के बारे में जरा आप हमें बताइए। हाउस होल्ड कैवलरी होने के नाते आदरणीय राष्ट्रपति जी के साथ में रेजिमेंट का जो एसोसिएशन है वो हमारी स्ट्रेंथ, और उसी से हमारी टास्किंग या हमारी ड्यूटी निकलती। तो हम तकरीबन 140 मौक़ों पे राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में या राष्ट्रपति भवन के अंदर इवेंट्स करते हैं, और उसमें नेशनल इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के मौक़ों पे रेजिमेंट जो है भारत का एक शो विंडो है, एक परिचय देता है हमारी सभ्यता का, हमारे देश का। जब बाहर से आने वाले हेड ऑफ स्टेट्स, प्रेसिडेंट्स, उनको राष्ट्रीय सैल्यूट मिलता है, और सबसे पुरानी घुड़सवार सेना की टुकड़ी उन्हें एस्कॉर्ट करके अपने राष्ट्रपति जी के पास अंदर फोर्ट कोर्ट के प्रांगण में लेके आती है। उन्हें एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है हमारे देश के बारे में, हमारे कल्चर का, हमारी सभ्यता का। तो उस लिहाज से बॉडीगार्ड को तैयार करना और बॉडीगार्ड का इथोस यानी उनका जो प्रिंसिपल है वो बहुत ज़रूरी है। हर बॉडीगार्ड के दिल दिमाग में हमेशा देश की इज़्ज़त, राष्ट्रपति जी की इज़्ज़त, राष्ट्रपति भवन की इज़्ज़त और सेना की इज़्ज़त हमेशा उसके ख्याल में रहती है, और उसका बर्ताव, पहनावा, ट्रेनिंग, हरकत हमेशा A1 मिलेगा, क्योंकि पीबीजी को दूसरा मौका नहीं मिलता। पीबीजी को दूसरा मौका नहीं मिलता। अच्छा कर्नल बेरवाल, मेरा आपसे सवाल है कि कई लोग अब जब आप सबके सामने रहते हैं तो आलोचनाएं भी होती हैं, जाहिर सी बात है। अब लोग कहते हैं कि कॉलोनियल पास्ट का एक हिस्सा है, और हॉर्सेस का क्या रिक्वायरमेंट है? व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ हॉर्सेस? आजकल लोग बात कर रहे हैं सैटेलाइट्स की, कामेकाजी ड्रोन्स की, हॉर्सेस का क्या है इसमें पूरा मामला। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ एक कॉलोनियल पास्ट है। ऐसी बात नहीं है कि भारत के इतिहास में घोड़ों का इस्तेमाल नहीं हुआ या घोड़ों का रेलेवेंस नहीं है, लेकिन मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि है क्या मामला है? देखिए, पीबीजी एक दस्तूरी रेजिमेंट है, और घोड़े को हम सूर्यपुत्र मानते हैं, ऐसी मान्यता है भारत में। और ऐसी हिस्टोरियाँ सुन के हम पले बढ़े कि मंथन में 14 वस्तुएं निकली और उनमें एक घोड़ा था, और इस घोड़े के पर थे। भगवान इंद्र ने घोड़े पे काबू किया, असुरों का विनाश किया, और उसके पंख रख लिए अपने पास, और घोड़े को भेज दिया धरती पे इंसान की सेवा करने के लिए। आज वो घोड़े हमारे साथ में हैं, और वो पंख जो है हमारी छाती के ऊपर। तो घोड़ा हमारे लिए आज भी सूर्यपुत्र है। और प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड में ना सिर्फ जवान बॉडीगार्ड है, ऑफिसर बॉडीगार्ड है, JCO बॉडीगार्ड है, लेकिन वो घोड़ा भी बॉडीगार्ड। तो हम घोड़े के ऊपर ड्यूटी नहीं करते, हम घोड़े के साथ जो है अपना ड्यूटी का निर्वहन करते हैं। तो इस लिहाज से घोड़ा बहुत ज़रूरी है। और एक और बात है, आप जानते हैं जब गीता का उपदेश भगवान कृष्ण दिया तो वे रथ पे सवार थे और उनके हाथ में घोड़ों की लगामें थी।
तो घोड़ों का भारत के साथ में, हमारे इतिहास के साथ में, हमारी सिविलाइजेशन कल्चर के साथ में तो बहुत डीप कनेक्ट है। घोड़ा हमारे लिए पूजनीय है। राष्ट्रीय अंगरक्षक जब घोड़ा माउंट करता है तो पहले पैर छूता है घोड़े के और उसके बाद घोड़ा माउंट करता है। तो हमारे लिए घोड़े बहुत रेलेवेंट है। जैसे आप बता रहे थे कि पहले मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा साहब जाते हैं, उसके बाद स्टेबल्स जाते हैं अपनी सुबह सुबह। मॉर्निंग रूटीन जब शुरू होता है, तैयार होने के बाद पहले जवान जो हैं मंदिर गुरुद्वारे में माथा टेकते हैं, ऊपर वाले से राष्ट्रपति जी की सलामती और रेजिमेंट की जय की सलामती की, जय और सलामती का जो है दुआ मांगते हैं। उसके बाद घोड़ा तैयार करके उसके पैर छू के और माउंट हो जाते हैं अपनी ड्यूटी करने के लिए। फैंटास्टिक। मैंने देखा है कि घोड़ों का साइज जो है यहाँ पे वो और जगह से थोड़ा सा अलग है, और जो आपके सवार हैं उनका भी साइज थोड़ा सा अलग है। ये व्हाट इज दिस? क्योंकि दीज हॉर्सेज, दीज आर नॉट नॉर्मल साइज हॉर्सेज दैट यू हैव। मैं आ रहा था जब यहाँ पे आज सुबह, तो मैंने देखा कि एक सवार वो रस्से से ना घोड़े को ले जा रहा था कहीं पे, फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, ही वाज जेंटली वॉकिंग द हॉर्स। और जब मैंने देखा, आई सेड दिस हॉर्स इज अ जायंट, बिकॉज ऐसे घोड़ों का साइज के घोड़े हमें कम से कम हमें देखने को आमतौर से नहीं मिलते हैं। आई हैव बीन अ कीन राइडर इन द पास्ट, अब तो खैर आदत छूट गई है, लेकिन इसके बारे में बताइए। एवरीबडी इज टॉल, द ह्यूमन बीइंग्स आर टॉल, द हॉर्सेज आर टॉल। ये क्या है? कोई फिक्स्ड पैरामीटर है कि यही लोग आ सकते हैं पीबीजी में? देखिए, राष्ट्रपति भवन हाईएस्ट ऑफिस है हमारे देश का, सर्वोच्च। यहाँ सब कुछ उसी लिहाज से होना चाहिए कि देश दुनिया में सर्वोच्च जो है माना जाए। आज देश एक राइजिंग ट्रैजेक्टरी के ऊपर है, और उस लिहाज से भी जो फंक्शंस होते हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं, आउटरीच इंक्रीज़ हो गया, और पीबीजी का रोल जो है इन प्रोटोकॉल फंक्शंस में इम्पॉर्टेंट है। यहाँ हम राइडे हॉर्सेज इस्तेमाल करते हैं, कम से कम 157 सेंटीमीटर्स या 15.2 हाथ, जो देसी तरीका है घोड़े को नापने का। उससे नीचे घोड़ा पीबीजी में परमिटेड नहीं है। यहाँ तक कि बग्गी घोड़ों का भी जो है 159 सेंटीमीटर साइज़, कम से कम 183 सेंटीमीटर्स जवान का जो है हाइट होना चाहिए। इतने बड़े ऊंचे घोड़े चलाने के लिए आपको एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, सेफ्टी के लिहाज से भी और प्रोटोकॉल के लिहाज से भी। ये जवान जब परेड पे खड़े रहते हैं तो एक तरह से पूरी देश का जो है एक शो विंडो बन जाते हैं, और वो शो विंडो बेस्ट ही होना चाहिए। जो हम बाहर के राष्ट्रपति को या बाहर देशों को भारत का जो मुखड़ा हम दिखाना चाहते हैं वो बेस्ट होना ज़रूरी। You're saying everybody is above 6 feet tall? Everybody is above 6 feet tall, and जो हमारे घोड़े हैं वो आपने जो घोड़े देखे उनसे तकरीबन 1 हाथ सवा हाथ ऊंचे हैं, और 150 से 200 kg भी भारी हैं। और ये सभी जो हैं RVC ब्रेड, माउंटेन वेटनरी कोर के ब्रेड सेना के घोड़े। ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर देश से लाए हुए घोड़े, ये सारे इंडियन ब्रेड हॉर्सेस। एंड कलर भी मैंने देखा कि यू डोंट हैव दैट दिस थिंग की वेरियस कलर्स, इट्स ईदर ब्लैक और आई डोंट नो व्हाट इज द टेक्निकल कलर, बट जनरली ग्रे और ब्लैक में ही मैंने देखे। एम आई राइट? देखिए, रेजिमेंट को बे कलर यानी थोड़ा डार्क ब्राउन और डार्क बे जो काले से मिलता है वो ट्रूपर हॉर्सेस लागू हैं, और सेरेमोनियल पर्पस पे जो निशान टोली है और जो हमारा ट्रम्पेटर है वो सफ़ेद घोड़ों पे चलते हैं। सफ़ेद घोड़ों को अंग्रेजी में ग्रे बोलते हैं। तो इस लिहाज से 3 ही रंग के घोड़े लागू हैं रेजिमेंट के अंदर, बे, डार्क बे और ग्रे। अच्छा, कर्नल बिरबल, आपके स्पोर्ट्स में भी आपकी रेजिमेंट का, आपकी यूनिट का, खासतौर से प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड का बड़ा योगदान है। कौन कौन से स्पोर्ट्स आप लोग, लाइक इवेंट्स होते हैं, टेंट पेगिंग भी हो सकता है इसमें, और ड्रेसाज भी होता है, और शो जंपिंग भी होती है, और किस्म के भी इवेंट्स होते हैं, आप लोग भी इसमें पार्ट लेते होंगे कुछ इवेंट्स में, पोलो है, आप जरा इसके बारे में बताइए स्पोर्ट्स के। जैसे मैंने आपको कहा, हॉर्स होल्डिंग रेजिमेंट है, रेजिमेंट के पास तकरीबन 100 घोड़े हैं, और क्योंकि माहिर जो हैं घुड़सवार हैं जी, तो इसलिए स्पोर्ट्स में भी जो है काफ़ी टैलेंट रेजिमेंट में अवेलेबल है। और शो जंपिंग में इवेंटिंग, जिसमें शो जंपिंग, ड्रेसाज और क्रॉस कंट्री तीनों शामिल है इवेंटिंग, और साथ में ड्रेसाज, ये जो हैं इक्वेस्ट्रियन के डिसिप्लिन हैं जिनमें रेजिमेंट भाग लेती है, और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स में, और साथ के साथ पोलो। और आपको बताते हुए जो है मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूँ कि आज प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड जो है आर्मी चैम्पियन है। हम अक्टूबर में जो चैम्पियनशिप्स बेंगलोर में खेले गए हैं आर्मी लेवल पे, उसमें तकरीबन 42 मेडल जीत के लाए, और राष्ट्रपति जी की रेजिमेंट आज की डेट में आर्मी चैम्पियन।
So total how many medals in the recent past? 152 मेडल Wow. प्रेजेंट प्रेसिडेंसी में प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड ने जीते हैं और आज तक 2 अर्जुना अवार्ड विनर रेजिमेंट ने प्रोड्यूस किए हैं, एक एशियन गोल्ड मेडल और एक नेशनल रिकॉर्ड पुसान हाई जंपिंग में, जो कि 30 साल तक रेजिमेंट के नाम पे रहा। तो रेजिमेंट ने सर्टनली इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स और पोलो में यादगार योगदान दिया। जी कर्नल बेरवाल, मेरा आखिरी सवाल आपके लिए है कि जब आप लोग ऐसे स्ट्रेस के माहौल में काम करते हैं, व्हेन आई से स्ट्रेस आई मीन कि दुनिया आपको देख रही है ना, ऐसा तो नहीं है कि जब वहाँ पे माननीय राष्ट्रपति जी हैं तो वहाँ पे ऑब्वियसली पीपल आर लुकिंग एट यू, द कैमराज आर एट यू। उसको डील करने के लिए फंक्शंस में हम देखते हैं कि बिल्कुल चुप, जो अंगरक्षक हैं दे आर एब्सोल्युटली क्वाइट, सामने देख रहे हैं, कोई मूवमेंट नहीं है। ये लेवल का डिसिप्लिन कैसे इंस्टिल होता है? क्योंकि लोग कहते हैं साहब यहाँ पे सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, यहाँ पे लोग, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यहीं पे पैदा हुए, उनके फादर्स भी यहाँ पे थे, वो वहाँ पे दादा। इसमें जैसे आपने बोला कि दस्तूरी आपका रेजिमेंट है, तो इसमें क्या दैट ऑल्सो दैट दस्तूर जो ट्रेडिशन डज दैट ऑल्सो प्ले अ पार्ट? बिकॉज जिस तरीके से ये हैं सॉफ्ट स्पोकन बिल्कुल, और सब 6-6, 6.5 फुट के हैं यहाँ पे, लेकिन वेरी सॉफ्ट स्पोकन, एक डिसिप्लिन है, खड़े हैं तो खड़े हैं 3-3 घंटे तक बिल्कुल सामने देख रहे हैं, नोबडी इज मूविंग। वो पता नहीं ब्लिंक करते भी हैं कि नहीं करते, मुझे नहीं पता, बट दे आर एब्सोल्युटली रैमरॉड स्ट्रेट। ये लेवल ऑफ डिसिप्लिन कहाँ से आता है? और ये सेकंड थर्ड जनरेशन वाला जो मैंने इशू आपसे पूछा, इसके बारे में बताइए जरा। देखिए, वफादारी और जवाबदारी ये 2 अहम पहलू हैं एक बॉडीगार्ड की ट्रेनिंग के और बॉडीगार्ड लाइफ के। एक बॉडीगार्ड जो तकरीबन 30 साल सर्विस करके घर जाता है, वो 30 साल तपस्या करके घर जाता है राष्ट्रपति भवन के अंदर। बहुत ही जवाबदारी का काम है और इस स्किल को इम्बाइब करने के लिए, एक बॉडीगार्ड बनने के लिए बहुत मेहनत लगती है। जो हम डिसमाउंटेड सवार प्रोटोकॉल पर इवेंट्स पे भेजते हैं, वो कम से कम 4-4.5 साल सर्विस हो जाती है एक जवान की, जब तक आप उसको डिसमाउंटेड रोल में राष्ट्रपति भवन के अंदर लगा पाते हैं। और 6-7 साल सर्विस और माहिर हॉर्स राइडर पैरा ट्रूपर जो है लड़का कॉन्फिडेंट बन पाता है एक माउंटेड परेड करने के लिए। और 26 जनवरी का मौका, बीटिंग रिट्रीट, ओपनिंग ऑफ द पार्लियामेंट, ऐसे बड़े मौक़ों पे जो कि बड़ी और नेशनल लेवल के इवेंट्स हैं, तकरीबन 10-11 साल की माहिरता जो है सवार के पास होती कम से कम, जो हम लेके आते हैं अपनी ड्यूटी करने के लिए ऑनरेबल राष्ट्रपति आदरणीय राष्ट्रपति की सेवा में। तो नया ड्यूटी है, अलग काम है और एक नॉर्मल सैनिक होने से थोड़ा अलग है, इसलिए जो है इनका लाइफस्टाइल और ट्रेनिंग भी अलग है। तो बॉडीगार्ड होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी जो है उपलब्धि है एक सैनिक के लिए कि उसे ऐसा नया मौका मिलता है, या ऑनर जो है एक आदर का जो है मैटर है कि आप राष्ट्रपति की सेवा में सर्वोच्च बॉडीगार्ड तैनात। कर्नल बेरवाल, मैंने बोला था आखिरी सवाल, लेकिन एक आखिरी सवाल मैं फिर पूछता चलूँ आपसे। यूनिफॉर्म डिफरेंट है आपकी, ये ट्राउजर्स कलर डिफरेंट है, आई एम सीइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। आपके रैंक्स अलग हैं, नॉर्मल आर्मी के रैंक्स नहीं है, इसके बारे में ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखिए, प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड एक सेपरेट कोर है और सीनियर मोस्ट कोर, उस कोर की अकेली रेजिमेंट जो कि हाउस होल्ड कैवलरी रेजिमेंट है ऑनरेबल राष्ट्रपति की। उस लिहाज से हमारी यूनिफॉर्म्स हमारे इक्विटेशन रोल को, घुड़सवारी को देखते हुए भी जो हैं डिफरेंट है। जहाँ तक आपने मेंशन किया कि हमारे स्टार्स डिफरेंट हैं, तो हम 8 पॉइंट स्टार पहनते हैं। ये स्टार जो हैं इसमें अष्ट दिशाएं जो हैं दर्शाते हैं जी, और स्टार के बीच में जो है अशोक स्तंभ की मोहर है और उसके ऊपर लिखा है भारत माता की जय, जो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड का मोटो है, आदर्श वाक्य। तो राष्ट्रपति जी की रेजिमेंट है और सीनियर मोस्ट बेस्ट रेजिमेंट है, उसी लिहाज से किटेड है और ट्रेंड है और बॉडीगार्ड है। एक्सीलेंट, बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल बेरवाल, आपने हमसे बात करी। दोस्तों, कर्नल अमित बेरवाल, ही इज़ कमांडेंट द प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड से, और कर्नल साहब से हमने कई बातों के बारे में जानकारी हासिल करी। फॉर एग्जाम्पल, इतिहास क्या है, कहाँ से शुरू हुए, कई 100 साल पहले द प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड
ये इसकी रेजिंग हुई, इसकी फाउंडिंग हुई, इसके बाद इनके अलग अलग रोल, ये पैराट्रूपर भी हैं, ये हॉर्स राइडिंग भी करते हैं, ये स्पोर्ट्समैन भी हैं, राष्ट्रपति के अंगरक्षक तो हैं, लेकिन ये व्हीकल्स यानी कि टैंक्स वगैरह भी चलाने में माहिर हैं। 30 साल से ज्यादा सियाचिन ग्लेशियर में लगातार दर लगातार एक जेसीओ एक सेक्शन के साथ ये सर्विस देते हैं। No other unit of the Indian Army has served like this. I mean, non-stop 30+ years. This is amazing. तो दोस्तों चलिए हम आपको लेके चलते हैं द प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स के किसी और कोने में, कुछ और दिखाते हैं, कुछ और लोगों से आपको मिलवाते हैं, आपको बहुत मजा आएगा। दिस इज फैसिनेटिंग स्टफ। और मैंने आज कई ऐसी चीजें देखी जो मैंने सेना में कहीं नहीं देखी थी। दिस रेजिमेंट इज ट्रूली यूनिक। दोस्तों जब प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड चलती है और आप देखते हैं दुनिया के सामने, लेकिन पीछे जो है उसके पीछे बहुत सारी कार्रवाइयां हो रही होती हैं कि आगे वाले लोग यानी कि जो आपको दिखते हैं वो अपने काम में एकदम परफेक्ट रहें। ये पीछे से करते कौन है, आइए मैं आपको मिलवाता हूं सेकंड इन कमांड ऑफ द प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड मेजर अंगद सिंह थिंड से। मेजर अंगद, वेरी वार्म वेलकम टू आवर शो। गुड आफ्टरनून एंड बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 2IC हैं आप प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के, 2IC करते क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ द 2IC? द सेकंड इन कमांड ऑफ द प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड का रोल जो है इज एज यूनिक एज द रेजिमेंट इटसेल्फ। प्राइमरली दिस इज अ वेरी लार्ज रेंज ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द 2IC. 2IC primarily is the confidential staff officer to the commandant, जो कि कमांड को असिस्ट करते हैं रेजिमेंट की फंक्शनिंग में। इसके अलावा रेजिमेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट पहलू हैं जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन, वेलफेयर, सिक्योरिटी, ट्रेनिंग, और सबसे अहम जो बात है वो है सेरेमोनियल टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए उसके लिए जो ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेशन, ये सब इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस ऑफ द सेकंड इन कमांड. ऑल्सो आई एम द ट्रेनिंग ऑफिसर फॉर द रेजिमेंट एंड रेजिमेंट जहाँ पे इतना यूनिक स्किल सेट है, जहाँ पे 3 स्पेशलाइज्ड एरियाज में लोग ट्रेंड होते हैं, विच इज़ वेरी यूनिक टू द बॉडीगार्ड, विच इज़ पैराट्रूपर्स, इक्वेस्ट्रियन ट्रेनिंग एंड ऑल्सो AFE क्रूज. इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द ऑफिस ऑफ द सेकंड इन कमांड इन कोऑर्डिनेशन विद द कमांडेंट. एंड इसके लिए जो ट्रेनिंग मॉडल और कंडक्ट है वो भी बहुत यूनिक होता है. एंड जैसे कि आप जानते हैं दी बॉडीगार्ड इज ऑल्सो अ कोर इन इटसेल्फ, जिसके अंडर 3 मेजर एस्टैब्लिशमेंट्स है, जो कि द रेजिमेंट इटसेल्फ, thereafter you have the regimental training center and you have the records as well. And इनका effective functioning और उनका supervision also becomes the responsibility of the office of the second in command in support with my RHQ staff, which again is very unique because with a small set of people of about 2,015 clerks that I have, we run these 3 establishments. So that अच्छा, एक बात बताइए मेजर अंगद, जब आप डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं तो आप क्या कह रहे हैं? डॉक्यूमेंटेशन होता है, कैसे होता है, क्यों डॉक्यूमेंटेशन होता है, किसका डॉक्यूमेंटेशन होता है? जैसे कि आप जानते हैं कि राइट फ्रॉम डे फर्स्ट जब एक रिक्रूट हमारे पास आता है, इनरोलमेंट के बाद जब तक वो यहाँ से पेंशन पे प्रोसीड करते हैं, ऑलमोस्ट आफ्टर 32 इयर्स ऑफ सर्विस, उनकी तमाम डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन, लेटेस्ट स्टेज पे पेंशन डॉक्यूमेंटेशन, ये तमाम डॉक्यूमेंटेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है मेरे RHQ स्टाफ की, जो कि इन ये 3 एस्टैब्लिशमेंट्स जो कि रेजिमेंटल सेंटर, रेजिमेंट और रिकॉर्ड्स के अंडर विभिन्न ब्रांचेस में किया जाता है. अच्छा, और जब आप ट्रेनिंग की बात करते हैं तो इनको भेजा जाता है, जैसे कि आपने ये बोला है कि पैराट्रूपर्स भी हैं ये, तो
जो पैराट्रूपर्स हैं उनको आगरा भेजते हैं आप? ये सर, ऑपरेशनली हम पैरा ब्रिगेड के साथ एफिलिएटेड है जी। ट्रेनिंग के लिए भी हम पैराट्रूपिंग ट्रेनिंग के लिए उनके साथ एफिलिएटेड है। एक बॉडीगार्ड जब वो रेजिमेंट ज्वाइन करता है तो इनिशियल एक पैरा कोर्स करता है जो कि लगभग 40 दिन का होता है, जिसमें वो कुछ नाइट एंड डे जंप्स करते हैं और उन पे उस कोर्स पे क्वालिफाई करके ही वो एक पैराट्रूपर बनते हैं। वो इनिशियली हर एक बॉडीगार्ड को करना पड़ता है। उसके बाद साल भर एक रिफ्रेशर कोर्स होता है जो कि 10 दिन का होता है और हर एक साल हर एक बॉडीगार्ड को पैराट्रूपर की जो ट्रेनिंग है उसका ये हिस्सा है और हर एक साल हर एक बंदा बॉडीगार्ड का जाके पैरा ट्रेनिंग स्कूल जो आगरा में है वहाँ पे अपनी ये जंप्स करता है। अच्छा मेजर अंगद, एक और बात आप बताइए कि जैसे आप कहते हैं कि दे आर एक्सपर्ट्स इन आर्मर्ड व्हीकल्स आल्सो, इसकी ट्रेनिंग कहाँ दे गोइंग टू अहमदनगर कहाँ पे? हाँ जी, सो जब एक रिक्रूट अपनी बेसिक ट्रेनिंग ऑफ रिक्रूट इज डिवाइडेड इनटू 2 phases। वन इज बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग एंड एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग। जब वो एक बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग जिसमें फोकस ज़्यादा इक्वेस्ट्रियन ट्रेनिंग का होता है जो कि पीवीजी रेजिमेंट सेंटर में यहाँ पे कराया जाता है। एएफवी क्रू ट्रेनिंग बहुत ही टेक्निकल चीज़ है, तो उसकी स्पेसिफिक टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए जो रिक्रूट्स हैं अपनी बेसिक ट्रेनिंग करने के बाद आर्मर्ड कोर्स एंट्रेंस स्कूल भेजे जाते हैं। वहाँ पे वो 2 से 3 महीने की ट्रेनिंग बेसिक ट्रेनिंग करते हैं जिनको उनके रिस्पेक्टिव ट्रेड के ऊपर या तो गनर या तो ऑपरेटर या ड्राइवर के ऊपर बेसिक ट्रेनिंग की जाती है। उसके बाद ये ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद जब वो रेजिमेंट वापस आ जाते हैं तो जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे कंडक्ट और मॉडल ऑफ ट्रेनिंग बहुत यूनिक है। तो सिस्टमैटिक तरीके से क्वार्टरली, मंथली, एनुअली कुछ ट्रेनिंग शेड्यूल बनाया जाता है ताकि वो इस स्किल सेट के साथ जो है उनका परिचय हटे। सो मेजर अंगद, मेरा आखिरी सवाल आपको ये है कि आपके रेजिमेंट के ये प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के लोग जाते रहते हैं जैसे कि हाई ऑल्टीट्यूड में या फिर सियाचिन ग्लेशियर में तो 30 साल से ज़्यादा से हैं। आप इनको सेलेक्ट सबको जाना ही पड़ता है कि इसका कोई सिलेक्शन प्रोसेस है? The present bodyguard is a small unit. जी. Now by virtue of their entire tenure here with the bodyguard, जी. सबको लगभग मौका मिल जाता है या हमारी कोशिश रहती है कि ऑपरेशनल एक्सपोजर देने के लिए हमारी कोशिश ये रहती है कि हम सबको कम से कम जहाँ पे भी जो 2-3 जगहें हैं जहाँ पे हमारी एफिलिएशन है, जहाँ पे हम इनको भेजते हैं फील्ड एरियाज़ में, हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में, एम यही रहता है कि लगभग सबको ये एक्सपोजर मिल जाए। ये एक मौका है उनको वो ऑपरेशनल एक्सपोजर देने का। तो कोशिश हमारी ये रहती है कि एक बॉडीगार्ड अपने सर्विस में किसी भी रैंक में कम से कम एक बार ये एक्सपोजर उनको मिल जाए ताकि वो ऑपरेशनल जो पहलू है उनके साथ थोड़े टच में रहे, तो लगभग वो हम अचीव कर पाते हैं। सो थैंक यू मेजर अंगद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें इतना वक्त दिया। ये आपका ऑफिस है और हमने आपका बहुत वक्त ले लिया, तो आप अपना काम दोबारा करें और थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, मेजर अंगद सिंह थिंड, ही इज सेकंड इन कमांड ऑफ द प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड और आपने इनसे बात करी, आपने देखा इन्होंने क्या क्या बताया कि किस तरीके से बैकग्राउंड में जो काम चलता है दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो आप टेलीविजन पे देखते हैं वो अलग है और जो बैकग्राउंड में होता है उनके सपोर्ट के लिए दैट इज ऑल्सो एन इक्वली डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। शनिवार के दिन चेंज ऑफ गार्ड की प्रक्रिया होती है राष्ट्रपति भवन में। इसके लिए हम सुबह मॉर्निंग में 4 बजे हमारा काम शुरू हो जाता है। घोड़ों को हम अपने सरमोनियम गार्ड माउंटिंग के लिए खुद को और घोड़ों को हम तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद तकरीबन हम 8 बजे पीवीजी से राष्ट्रपति भवन के लिए मार्च करते हैं। राष्ट्रपति भवन पहुंचने के बाद में तकरीबन 8:30 बजे चेंज ऑफ गार्ड की कार्य शुरू होता है, जिसमें हमारी घोड़ों का शो म्यूजिकल राइड शो किया जाता है। म्यूजिकल राइड शो करने के बाद हम राष्ट्रपति भवन से अपने पीवीजी के लिए मार्च कर जाते हैं।
मेरा नाम दफेदार मनदीप सिंह और ये जो मेरा घोड़ा है इसका नाम है गंगा। हाल ही में जो बेंगलोर के अंदर आर्मी एक्विटेशन चैम्पियनशिप हुई है जिसके अंदर इस घोड़े के इंडिविजुअल 3 मेडल रहे हैं, जिसमें इसकी फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के अंदर ये इसने मेडल लिए हैं। और हाल ही के अंदर जो आर्मी एक्विटेशन चैम्पियनशिप हुई है उसके अंदर हमारी जो PVG रेजिमेंट है वो कमांड की ट्रॉफी लेके आई है। इस घोड़े को राइड करते हुए मेरे को 4 साल हो चुके हैं और इसकी ट्रेनिंग जो शुरुआती तौर पे की है शो जंपिंग की है। मैं सवार अजय पिछले 8 साल से PVG में ड्यूटी कर रहा हूं और पिछले 3 साल से मैं अपनी जंपिंग टीम का हिस्सा रहा हूं। अभी AEC के दौरान एक चैम्पियनशिप ख़त्म हुई है, उसमें मैं मेरा घोड़ा गगन, जिसकी बदौलत मेरे को आर्मी का बेस्ट शो जंपर अवार्ड उधर मिला है। और उसी घोड़े की अच्छाई को देखते हुए अभी हम भविष्य में एशियन गेम की ट्रायल अगले साल 2025 में होने वाली है, जो 2026 में एशियन गेम होना है, तो उसकी ट्रायल की तैयारी अब हम घोड़ों पे शुरू कर दी है उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। शो जंपिंग फेज में सिर्फ शो जंपिंग होती है, अभी इवेंटिंग की ट्रायल्स में ड्रेसाज, क्रॉस कंट्री और शो जंपिंग तीनों फेंस होते हैं। 5 ट्रायल में तीन ट्रायल क्वालिफाई करने के बाद एशियन गेम खेलने का मौका मिलता है। अभी उसकी तैयारी हम लगातार कर रहे हैं। जैन साहब 20 ओवर मार्च परेड पर हाजिर श्रीमान। मार्च परेड मार्च करने की अनुमति चाहता हूँ श्रीमान। मार्च कीजिए साहब। जय साहब। जय हिंद। दोस्तों इस वक्त हम अस्तबल में हैं, ये सब स्टेबल्स हैं जहाँ पे हॉर्सेस रहते हैं प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के, और मेरे साथ हैं रिसलदार जोगिंदर सिंह, ये हैं वर्दी मेजर। अब हम आपको बताएंगे वर्दी मेजर करते क्या हैं। साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारी शो में आने के लिए। अच्छा साहब ये बात बताओ कि वर्दी मेजर एक ऐसी अपॉइंटमेंट है, वर्दी मेजर क्या करता है? क्या ये ऐसे जैसा होता है जैसे इन्फेंट्री में हमारे होता है सूबेदार एडजुटेंट, वही चीज़ है? जी साहब वही चीज़ है जी, है पूरी परेड को कोऑर्डिनेट करना सर। हाँ जी जी, जैसे हम कोई भी बार का VIP, जहाँ कोई प्रेसिडेंट, जहाँ कोई PM आ रहा है, उसको पूरा कोऑर्डिनेट करके हम परेड की पूरी तैयारी करवाना जी। हर एक OR का उसकी अलग अलग ड्यूटी को बयान करना, उसको अलग अलग बांटना साहब, और सुबह से लेके शाम तक का उसका पूरा रूटीन उसको हम बताते हैं कि तेरा क्या क्या काम है, किस तरफ आपने ड्यूटी करनी है, कहाँ कहाँ आपने डिप्लॉय वगैरह होना है और किस किस सेरेमोनियल ड्यूटी के ऊपर उसका जवाबदारी। तो जैसे कि 2IC साहब से आदेश पास होते हैं तो आपको होते होंगे, जी साहब। फिर आप डिसेमिनेट करते हैं सब में, आप वो जो RHQ 2IC साहब से ऑर्डर मिलते हैं वही हम आगे जो भी पूरे OR और रेजिमेंट के ऑर्डर होते हैं वो हम आगे पेश करते हैं सर। साहब एक बात बताइए, ये डिसिप्लिन कायम करना कितना मुश्किल है? डिसिप्लिन बयान करना सर बहुत मुश्किल भी है और कठिनाई भी होती है, क्योंकि हम एक ऐसी जगह के ऊपर हैं जहाँ कोई गलती की चूक नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति भवन में एक जगह ऐसी है जहाँ कोई गलती तो है ही नहीं है और ना ही गलती कर सकते हम, इसलिए अपने को उस पर्पज़ के ऊपर तैयार करना बहुत मुश्किल, कठिनाइयों से सुबह से लेके शाम तक जवान अपनी मेहनत करते हैं सर। अच्छा, आपके कोई रिश्तेदार इसी यूनिट में? ये मेरे सर रिलेटिव थे, जो मेरे मौसी के लड़के थे, उन्होंने मेरे को इधर भर्ती करवाया था सर। अच्छा, उस समय पहले? जी जी पहले। तो आपकी भर्ती कब की है साहब? मेरी सर भर्ती है 2000 की सर। 2000 की भर्ती। तो आपने भी किसी रिश्तेदार को देख के ही फिर आप आए यहाँ पे? जी सर, उनको देख के ही मेरे को अच्छा लगा, जो कि 6 फीट की हाइट के जो खड़े होते हैं प्रेसिडेंट के पीछे, उसको देखते हम ज्वाइन करें, अभी हम भी PVG में आना चाहते हैं। आपके यहाँ पे आपके रेजिमेंट में सभी 6-6 फुट के? मैं तो सोच रहा था, मैं बात कर रहा था किसी से, मैंने बोला कि कोई कुर्सी या कोई स्टूल मंगा के बात करूं, थोड़ी सी हाइट बराबर की हो। आप सब लोग 6 फुट, सब 6 फुट के? सर ये सभी 6 फुट के, 6 फुट है, पर 6 फुट से ऊपर भी है हमारे जो भी है, पूरे 6 फुट प्लस 6 फुट से ऊपर है। उसके बाद में हमारे जो हॉर्स वगैरह है वो भी आपको देखे होंगे, वो भी 6 फुट से ऊपर ही है जी। हॉर्सेस भी ना आपके? अच्छा एक बात बताइए साहब, मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये पूछता हूँ कि जैसे ये प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड है, यहाँ पे आप जो हुक्म हैं वो भी आप पास करते हो, आप डिसिप्लिन भी देखते हो। आप डिसिप्लिन जब देखते हो किसी भी हॉर्स का,
क्योंकि घोड़े का भी अपना डिसिप्लिन है और सवार का भी अपना डिसिप्लिन है। आप कौन सी चीज़ें देखते हैं कि हाँ अब मेरे हिसाब से, क्योंकि जैसा आपने खुद अभी बोला यहाँ पे गलती का स्कोप नहीं है, क्योंकि आप राष्ट्रपति भवन में हैं, आप प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के साथ हैं, देयर इज़ नो स्कोप फॉर मिस्टेक, गलती नहीं हो सकती यहाँ पे, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है आपको। कौन सी चीज़ें घोड़े में देखते हैं, कौन सी चीज़ें सवार में देखते हैं? घोड़ा चलना परेड के अंदर बहुत बड़ी बात है। जैसे जवान और इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं, ऐसे घोड़े के मतलब इसमें भी कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती सर, क्योंकि घोड़े को चलाना बहुत ही कठिनाई और मुश्किल का है सर साधन। तो आप ये देखते हैं कि ये सही घोड़ा सही जगह फिट है। और जो सवार है उसके डिसिप्लिन में क्या देखते हैं? सवार के डिसिप्लिन में हम ये देखते हैं सवार का पूरा जो भी ऊपर से नीचे तक पूरा अच्छी तरह फिटनेस और रहने सहने का पूरा अच्छी तरह, उसको कहाँ हम ड्यूटी पे अप्लाई कर सकते हैं उसको देखते हैं सर। उसकी ड्रेस कैसी है? हाँ जी सर। शूज पॉलिश से लेकर साफा पहना हुआ है, एक एक चीज़ जी चेक करी जाती है आपके पास चेकलिस्ट? अच्छा ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए बड़ा अच्छा लगा। दोस्तों ये हैं रिसलदार जोगिंदर सिंह, ये वर्दी मेजर हैं और ये डिसिप्लिन पूरी यूनिट का यानी कि प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड का ये देखते हैं। इनको 2IC साहब से हुक्म मिलता है, हुक्म आगे कौन सा घोड़ा कहाँ पे, कौन सा सवार। आप देखते होंगे ना टेलीविजन पे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भवन, ये वो बताते हैं कि ये घोड़ा यहाँ पे होगा, इतने फासले पे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और ये जब ये चलेंगे बग्गी के पीछे या आगे एवरीवेयर वो किस तरीके से किस तरतीब से वो पूरा प्रोग्राम होगा ये डिसाइड करते हैं। चलिए चलते हैं प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के किसी और कोने में, चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं, बड़ा मजा आएगा। कम विद मी। मेरा नाम मेजर हर्षवर्धन उदावत है। मैं प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड में स्क्वाड्रन ऑफिसर के रूप में कार्यरत हूँ। हमारी रेजिमेंट की एक रिच हिस्ट्री एंड प्राउड लेगेसी है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पर्सनल ट्रूप्स के साथ काम करना मेरे लिए एक गर्व की बात है। हमारी रेजिमेंट के इतिहास में कई कीर्तिमान स्थापित हैं और उसमें हॉर्सेस का सबसे बड़ा योगदान रहा है। इसलिए रेजिमेंट में ट्रूप्स और हॉर्सेस का रिलेशन एक फैमिली की तरह है और हम रेजिमेंट में हॉर्सेस की देखभाल उन्हें हमारे परिवार का हिस्सा मानकर करते हैं। मैं अपने ट्रूप्स के साथ हॉर्सेस की हेल्थ, उनकी फिटनेस, उनकी ट्रेनिंग और वेलफेयर का ध्यान रखता हूं, ताकि वे हमेशा अपनी बेहतरीन कंडीशन में बने रहें। ये हमारी ड्यूटी ही नहीं बल्कि रेजिमेंट की एक परंपरा है और इस पर हमें गर्व है। दोस्तों इस वक्त मैं प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड में हूं और आपने देखा किस तरीके से हमने आपको लोगों से मिलवाया, उनसे बातें की, लेकिन एक बहुत अहम ओहदा किसी भी यूनिट में होता है, वो होता है RM का, यानी कि रिसलदार मेजर। हम लोग इन्फेंट्री में सूबेदार मेजर बोलते हैं, आर्मर्ड कोर में रिसलदार मेजर बोलते हैं। यहाँ पे मेरे साथ हैं रिसलदार मेजर विजय सिंह साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अच्छा साहब एक बात बताइए, जो RM होता है रिसलदार मेजर, उनके काम क्या होते हैं? रिसलदार मेजर का मेन काम है रेजिमेंट की देखभाल करना, रेजिमेंट के जवानों का वेलफेयर सोचना, रेजिमेंट को हमेशा सरमोनियल परेड के लिए तैयार रखना और युद्ध के मैदान में जाने के लिए हमेशा तैयार रखना। अच्छा, आप मोराल कैसे, मोटिवेशन होता है, मोराल होता है, मनोबल होता है, ये कैसे आप चेक करते हैं और उसको मेंटेन कैसे करते हैं साहब? ये क्या है कि मोराल हम बच्चों को सुबह से लेकर शाम तक इनके साथ रहते हैं जी। इनकी क्या क्या परेशानियां हैं उनको दूर करना, इनको टाइम से छुट्टी भेजना, इनके फैमिली के बारे में पूरी जानकारी लेना, इसी से ये मोटिवेट होते हैं। तो अच्छा काम करते हैं, इनको बहादुरी के लिए दरबार वगैरह में इनाम दिलाते हैं। अच्छा, और इनका जो डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का भी काम होता है? हाँ, डॉक्यूमेंटेशन होता है सर। तो जब से भर्ती होते हैं, जब से पेंशन तक ये काम यहाँ पे पूरा यहाँ पे संभाला जाता है। अच्छा एक बात बताइए सर, ये जो आपका रिबन है, ये लोगों को नहीं पता होगा, ये सियाचिन ग्लेशियर का है। तो आप सियाचिन किस साल में थे? मैं 2015 के अंदर सियाचिन ग्लेशियर में था जी, फर्स्ट ग्लेशियर के अंदर खांडा पोस्ट के ऊपर। और कितना समय रहे वहाँ पे? मैं वहाँ पे रहा 110 दिन खांडा पोस्ट के ऊपर। कुल टोटल मेरा 8 महीने का टर्नओवर रहा था। मैं पार्टी कमांडर रहा था। यहाँ से 1 JCO और 6 OR हर साल जाते हैं सियाचिन ग्लेशियर। अच्छा, वो पहली बार था आप सियाचिन गए थे?
मैं पहली बार गया था। अच्छा, उस वक्त एक बात बताइए साहब, आपको क्या परेशानियाँ, क्योंकि यहाँ पे ड्यूटी अलग है, यहाँ पे भी ड्यूटी हार्ड है लेकिन वो अलग किस्म की है, और जब आप सियाचिन गए तो क्या वहाँ पे ठंड एक तो बहुत ज़्यादा, यहाँ से देख के और वहाँ पे जाने के बाद में आदमी को अगर उस माहौल के अंदर डलना है तो कम से कम 2-3 महीने तो उस वातावरण में डलने में लग जाता है जी। उसके बाद वहाँ की ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है, 12 दिन ट्रेनिंग होती थी, तो उसके अंदर पूरा वज़न लेके चलना, सब कुछ करना, फिर उसके बाद पोस्ट पे जाना, पैदल जाना, वहाँ का तो हर चीज़, मतलब पानी है तो वो भी वहीं से बर्फ़ से पानी बना के पीना है। साहब एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि जैसे घोड़े आते हैं आपके, तो ये आरवीसी सेंटर से आते होंगे घोड़े, तो घोड़े और राइडर का तालमेल या घोड़े और सवार का तालमेल ये तो शुरू में नहीं बनता जी सर, पर ऐसे कई सारे लोग हैं यहाँ पे जो कि उनके फादर भी यहाँ पे थे, उनके पिताजी भी यहाँ पे थे, वो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ऐसे कई सारे लोग हैं। बहुत ज़्यादा हैं सर, उनमें से मैं भी हूँ। मेरे फादर भी यहाँ थे, मेरे 2 बड़े भाई भी यहाँ थे। सगे बड़े भाई? सगे बड़े भाई। आपके पिताजी भी यहाँ पे थे? मेरे फादर भी यहाँ रिसलदार से रिटायर हुए थे। अच्छा जी सर। तो ऐसे कई सारे लोग हैं यहाँ पे? हाँ, बहुत मिल जाएंगे। 2, 3, 4 पुश्तों वाले? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। तो उनके लिए क्या है, बड़ा फख्र महसूस करते हैं कि हाँ। जो वर्दी जो मेरा प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड का पिताजी ने पहना था, मैंने भी वही पहना है? उससे बहुत ज़्यादा घमंड होता है, उससे मोटिवेट भी होते हैं, बाकी दूसरे भी मोटिवेट होते हैं। आपके पिताजी यहाँ पे रिसलदार से पेंशन लेकर गए। एक बात बताइए साहब, तो आप भी तो बचपन में यहीं पे होंगे? हाँ, यहीं पर है, शुरू से देखता रहता था। आप छोटे से तो यहीं थे? यहीं था। और आप आज आराम बन गए यहीं पे? यहीं पर रिसलदार मेजर बन गया। दोस्तों ये इतिहास की बातें हैं। जस्ट इमेजिन, आरएम साहब आपकी 93 की भर्ती है? हाँ, 1 फरवरी 93 में मैं भर्ती हुआ था। 33 साल रनिंग कर रहा है मेरा। 33 साल। तो आपका और मेरा आरएम साहब सेम विंटेज है। मैं भी एकेडमी में 1993 में गया था। सो आरएम साहब एंड आई आर फ्रॉम द सेम विंटेज। और ये कह रहे हैं कि जब छोटे थे, जब इनके पिताजी यहाँ पे थे, तो ये भी यहीं पे पले बड़े हैं और आज ये रिसलदार मेजर हैं प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के साथ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और मैं ये कामना करूँगा कि जिस तरीके से आप लोग काम करते आ रहे हैं, पूरे देश की नज़र आपके ऊपर रहती है। और हम लोगों को भी ना, बाहर से हम टेलीविज़न पे देखते हैं, जब आप लोगों को देखते हैं ना, राष्ट्रपति जी हैं वहाँ पे, या दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स हैं, और हम पीबीजी को देखते हैं वहाँ पे, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स को, तो हमारी भी छाती फूल के चौड़ी, हम कहते हैं यार कि मतलब ये देखो हमारी फ़ौज है ये, तो बहुत अच्छा लगता है साहब। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, थैंक यू साहब। तो दोस्तों, हम आरएम साहब से बात कर रहे थे, पुरानी बातें। इन्होंने बताया किस तरीके से प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड है, कैसे पीछे से चलती है, किस तरीके से मोटिवेट होते हैं लोग, किस तरीके से काम करते हैं। आपने कमांडेंट साहब की बात सुनी, आपने मेजर अंगद जो कि इनके 2IC हैं उनकी आपने बातें सुनी, और आपने और भी कई सारी चीज़ें देखी। दोस्तों, यहाँ पे एपिसोड ख़त्म होता है। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ हिंदुस्तान के किसी और कोने में, कुछ और फौजियों से मिलाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।